स्वागत है आपका। और अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बेस टैरिफ को बढ़ाकर 15% कर दिया है, लेकिन ये भी सिर्फ 5 महीनों के लिए। ये फैसला ऐसे समय पर हुआ है जब भारत और अमेरिका के बीच साइन होने वाली एक डील थी। वहीं बांग्लादेश और चीन समेत वो तमाम देश जिन्होंने अमेरिका के साथ डील की थी, उन पर भी 15% का ही टैरिफ लगेगा। इसे सोयाबीन और चावल इंडस्ट्री कैसे देखती है और इस फैसले का सोने चांदी समेत तमाम कमोडिटीज पर क्या असर है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ IREF के VP देव गर्ग, GGN रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती एंड आर मनी से तरुण सत्संगी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ पर चावल के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। देव, काफी बैक एंड फोर्थ है यहाँ पर टैरिफ्स को लेकर। अब जहाँ पर हम खड़े हैं, एज एन इनिशियल एनालिसिस आप इन नंबर्स का क्या देखते हैं इंडस्ट्री पर? करंटली इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टिंग कि जो टैरिफ है वो 50% से रिड्यूस होके 18% के ऊपर आ गया है। तो अभी एक 5,000 टन की शिपमेंट भी ये होने के बाद हुई, तो उसमें भी इंपोर्टर्स की यही एक्सपेक्टेशन है कि दैट दे हैव टू पे 18% ड्यूटी। अब ये जो नई अनाउंसमेंट आई है जिसके अंदर पहले वो उन जजमेंट्स को रिवर्स कर दिया गया जो डिसीजंस थे, और अब 10% ड्यूटी लगाई गई, फिर उसको इंक्रीज करके ग्लोबल ड्यूटी 15% कर दी गई। बट उसका कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तक जो ट्रेड की एक्सपेक्टेशन 18% की थी, अब वो 18% होगा या 15% होगा, वो अभी एक एम्बिगुइटी जरूर है। बट इंपोर्टर्स टुडे आर एक्सपेक्टिंग कि वो 18% होगा। पर चाहे वो 18% हो या 15% हो, हमारा जो यूएस के साथ ट्रेड है वो काफी रोबस्ट है। और आने वाले समय में हमने ये देखा कि जब ये 50% पे भी ड्यूटी थी, उसके बावजूद हमारे जो एक्सपोर्ट क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज हुआ है 10,000 मेट्रिक टन का सेम पीरियड के अंदर, इफ वी कंपेयर विद लास्ट ईयर। तो अगर 50% ड्यूटी के ऊपर भी हमारा टर्नओवर इंक्रीज हुआ है, तो अगर 18% ड्यूटी पे भी हम आ जाते हैं या 15% पे आते हैं, तो उसका कोई मार्जिनल इफेक्ट ही आएगा ट्रेड के ऊपर और ट्रेड नॉर्मल कंटिन्यू होगा। इस साल हमें ये एक्सपेक्टेड है कि जो पाकिस्तान और वियतनाम और थाईलैंड का मार्केट शेयर है, काफी बड़ा मार्केट शेयर है यूएस के अंदर। ऑलमोस्ट $1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट थाईलैंड और पाकिस्तान मिलकर यूएस को करते हैं राइस का। तो उसमें ये उम्मीद है कि काफी बड़ा मार्केट शेयर इंडिया इस बार ईटअप करेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर प्राइसेस काफी डाउन है बम्पर स्टॉक होने के वजह से। और आने वाले समय में हमने ये देखा है कि जो भी यूएस से डिमांड आ रही है वो काफी ज्यादा डिमांड आ रही है। और जो प्राइस भी आ रहा है अभी $1,000 का पर मेट्रिक टन का एवरेज प्राइस एक्सपोर्ट का था जब ये ड्यूटी लगाई गई थी 50% की। उसके बाद भी जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हुए वो भी सेम लेवल के ऊपर ही हुए हैं। तो इसका मतलब ड्यूटी कम होने की वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स की रियलाइजेशन के अंदर कोई असर नहीं आया, विच क्लियरली शो, जो इस बात को रीइंफोर्स करता है कि जो भी ड्यूटीज थी वो यूएस कंज्यूमर ही बेयर कर रहा था और इंडियन एक्सपोर्टर्स से लार्जली इंसुलेटेड रहे थे। तो अगर आने वाले समय में भी चाहे 15% हो या 18% हो या 50% हो, इंडियन एक्सपोर्टर्स इससे इंसुलेटेड रहेंगे, जो हमने पहले भी इसके एविडेंस हमारे डाटा शो करता है। अगर 50% पे अच्छा एक्सपोर्ट था तो फिर 18-15 में ज्यादा बेहतर ही होगा। तो आप कहेंगे देव, इन दैट सेंस यहाँ पर इंडस्ट्री पॉजिटिव डेज आगे देख सकती है? जी, इंडस्ट्री डेफिनेटली इसको बहुत पॉजिटिव नोट के साथ देख रही है, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि इंडिया के पास एक बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। इंडिया के पास $700 से लेके $2,000 तक की बासमती अवेलेबल है, जो पाकिस्तान और थाईलैंड के पास इतनी बड़ी रेंज नहीं है। उनके पास कुछ ही स्पेसिफिक रेंजेस की अवेलेबिलिटी है। तो कोई भी जो ड्रास्टिक प्राइस वेरिएशन आता है, जैसे ड्यूटी कभी लग गई तो एकदम से प्राइस इंक्रीज हो गया, ड्यूटी हट गई तो प्राइस रिड्यूस हो गया डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, यूएस के अंदर। तो इंडिया बहुत केपेबल है इन सारे शॉक्स को अब्सॉर्ब करने के लिए, क्योंकि हमारी जो वाइड रेंज है, अगर कंज्यूमर उतना पे नहीं कर पाता तो वो ऑल्टरनेटिव वैरायटी के ऊपर शिफ्ट हो पाता है, जो ऑल्टरनेटिव वैरायटी पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जो प्राइस वॉलेटिलिटी भी है या ड्यूटी की अनसर्टेनिटी है, ये इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक ज्यादा एडवांटेजियस सिचुएशन में प्लेस करती है व्हेन वी कंपेयर इट टू आवर कॉम्पिटिटर्स। एब्सोल्युटली। देव, जो आपने एक पॉइंट ये कहा कि इंडिया में इस बार बम्पर फसल है और हम यहाँ पर प्राइसेस डिक्लाइन कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस हमारी यहाँ पर बढ़ती है। क्या एक चिंता की बात भी है यहाँ पर इतना ज्यादा राइस स्टॉक होना? देखिए, एक चिंता का विषय तो डेफिनेटली है, क्योंकि इस बार अभी तक जो डाटा सामने आ रहे हैं, लगभग 400 लाख टन का सरप्लस स्टॉक है। ये तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास सरप्लस स्टॉक है, और अगर हम इंडिविजुअल स्टेट के पास जाए तो उड़ीसा और तेलंगाना के पास भी इस बार ह्यूज स्टॉक है, जो स्टॉक उन्हें मार्केट के अंदर ऑफलोड करना है। तो आने वाले समय में ये एक चिंता का विषय बिल्कुल जरूर है, क्योंकि ये जो स्टॉक सरकार के पास है इसका काफी ह्यूज फिस्कल बर्डन है। लगभग 4.5 लाख करोड़ का फिस्कल बर्डन सरकार के ऊपर आता है, ये जो एमएसपी रेजीम के अंदर प्रिक्योरमेंट होती है। और अगर ये प्रिक्योरमेंट ओवर हो रही है तो सरकार का इसमें और ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये एक बहुत जरूरी है कि सरकार इसके ऊपर खास ध्यान दे और एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साथ और फेडरेशन के साथ मिलकर कोशिश करे कि हम अपने वॉल्यूम को किस तरीके से मार्केट में बढ़ा सकते हैं। एक चैलेंज भी है पर एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि ये एक इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट है। हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से टैरिफ्स को वेपनाइज करा।
है ना, और किस तरीके से उन्होंने हर कंट्री के ऊपर प्रेशर क्रिएट करा अपने टर्म्स एंड कंडीशन उनसे अग्री करवाने के लिए। भारत के पास एक एक खाने की एक स्टेपल आइटम है जिसके अंदर भारत की काफी डोमिनेंस है, लगभग 40% ग्लोबल ट्रेड भारत कंट्रोल करता है। तो इसमें कई देश, लगभग 50 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो भारत के चावल के ऊपर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। अगर भारत चावल एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तो उन देशों के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाएगा। तो ये हमें एक डिप्लोमेटिक लेवरेज भी देता है। तो इस डिप्लोमेटिक लेवरेज को प्रॉपर्ली यूज करने की जरूरत है, और ये जो हमारे पास एक चैलेंज है इसको अपॉर्चुनिटी में बदलना बहुत आसान है। हमें ये करना जरूरी है कि हम पाकिस्तान और थाईलैंड को बिल्कुल मार्केट से आउट कर दें, और जो भी भारत का मार्केट शेयर है कई मार्केट्स के अंदर जहां पे हम एग्जिस्टिंग नहीं है उसके अंदर भी एक डोमिनेंट पोजीशन के अंदर आ जाए। इस वजह से देशों के साथ हम कभी भी कोई अपनी ट्रेड टर्म्स नेगोशिएट करेंगे या कोई और ट्रांजैक्शन में डिस्कस करेंगे तो हमेशा चावल की रेगुलर सप्लाई एक मुद्दा होगा, क्योंकि बिना चावल की रेगुलर सप्लाई के कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, और भारत उसके अंदर मार्केट लीडर है और आने वाले समय भी रहेगा। देव, यहाँ से अब प्राइसेस को लेकर क्या सेंस है, चाहे वो इंडियन मार्केट्स हैं या ग्लोबल प्राइसेस हैं? राइस के प्राइसेस में लगातार यहाँ पर दबाव पिछले साल भी था और इस साल भी है। हमने प्राइसेस के अंदर देखा कि जैसे ही प्राइसेस ये यूएस के साथ ट्रेड डील अनाउंस हुई तो बासमती के प्राइसेस में लगभग 2 kg पर किलो का है ना जंप हमने देखा, तो जो लगभग 3 से 4% का प्राइसेस के अंदर जंप आया। तो एकदम से नी जर्क रिएक्शन था डील का, कि लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि बासमती की काफी ज्यादा मार्केट के अंदर सप्लाई होगी तो एक्सपोर्ट भी होगा। और जहां तक हम नॉन बासमती राइस की बात करें तो नॉन बासमती राइस के प्राइसेस आज लगभग $340 $335 एफओबी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, है ना। अगर हम इसको पिछले पीरियड से कंपेयर करें तो पिछले 3-4 महीने से तो प्राइसेस स्टेबल है, बट अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लगभग 40% का करेक्शन प्राइसेस के अंदर आ चुका है। इसका कारण, दो मुख्य कारण है। एक तो डोमेस्टिक फूड अवेलेबिलिटी भी काफी ज्यादा है और इंटरनेशनल अवेलेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। आने वाले समय में दो अभी तक बॉटम मेरे ओपिनियन में अभी तक नहीं आया है, और आगे भी आने वाले समय में लगभग 10% प्राइसेस नीचे और जा सकते हैं इनसे। ऑलराइट देव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। प्राइसेस पर, अवेलेबिलिटी पे और ऑफ कोर्स टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स पर, वो भी यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर चावल की, और जैसे देव कह रहे हैं कि मार्केट्स यहाँ पर अच्छी खासी हैं और जिस तरह से इंडिया एक्सपोर्ट यहाँ पर कर रहा है, कॉम्पिटिटिव भी है, प्राइसेस और भी नीचे जा सकते हैं, अच्छा खासा चावल है भारत के पास, तो एक काफ़ी पॉजिटिव पोजिशन में यहाँ पर बना हुआ है। बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं और हमारे साथ GGN रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हैं। नीरव, नमस्कार। सबसे पहले तो ये जो बैक एंड फोर्थ यहाँ पर ग्लोबल टैरिफ्स को लेकर है, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री इसे कैसे रीड कर रही है? टैरिफ से बहुत बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी एक्सपोर्ट इंडिया से एडिबल ऑयल्स का बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है, और रादर वी आर वेटिंग के ये जो अग्रीमेंट इंडियन और यूएस गवर्नमेंट ने किया है, और जिसमें कि अगर यूएस से हम कुछ कोटा बेस्ड ऑयल इंपोर्ट करेंगे उसकी डिटेलिंग आएगी तो हमें ज़रूर हेल्प करेगी। But on the other hand, market I would say is range bound. 2 वीक पहले जब POC मार्केट था तो काफ़ी मार्केट सपोर्टिव था, बट आई थिंक एक मार्केट करेक्टिव ट्रेंड में गया है, और थोड़ा इंडिया का बाइंग भी थोड़ा सा स्लो हुआ है। यहाँ पे पाम के इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस मंथ में फरवरी में 8.5 लाख टन का इंपोर्ट हो जाएगा। सोयाबीन ऑयल और सन ऑयल का इंपोर्ट थोड़ा सा कम है, अबाउट 3,25,000 टन और 1,75,000 टन का। सो टिल मार्च शिपमेंट बेसिस सॉफ्ट ऑयल्स का इंपोर्ट थोड़ा कम है, और लास्ट मंथ में 7,60,70,000 टन के आसपास पाम था, इस बार 8,50,000 है। सो पाम का स्टॉक अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और वो चीज़ हम ऑलरेडी थोड़ा सा पाम में डिस्पैरिटी के एंगल से भी देख रहे हैं। तो ओवरऑल पाम मार्केट में फिर भी कुछ ना कुछ बाइंग हम देख रहे हैं, क्योंकि पाम के प्राइसेस रीजनेबल है। एब्सोल्युटली। नीरव, आप 8.5 का लेवल दे रहे हैं। मेरी संदीप भान से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, वो कह रहे थे 9.5-10 लाख टन भी फेब में हो सकता है इंडिया इंपोर्ट करे। इतने नंबर्स, इतने बड़े नंबर्स आप देखते हैं? देखिए, थोड़ा सा इंडोनेशिया की ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज मार्च में रहेगा तो कुछ एक्सपोर्ट आउट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, बट अराइवल बेसिस तक आज ऑलरेडी 23 फरवरी हो गई है, तो 8.5 वाला 9 तक जा सकता है, पर उससे बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर अराइवल बेसिस पे जा ऐसा नहीं है। बट यस, आई अग्री, फरवरी का शिपमेंट हैवी रहेगा, क्योंकि इंडोनेशिया में एक एक्सपोर्ट ड्यूटी नेक्स्ट लेवल पे जंप कर रही है, तो वहाँ से एक्सपोर्टर्स जरूर कोशिश करेंगे कि फेब तक में वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। और आपको लगता है कि उसके बाद ऑफ कोर्स ड्यूटी भी निकल जाएगी यहाँ से और अच्छा खासा इंपोर्ट इंडिया में आ जाएगा, तो मार्च इस लिहाज से थोड़ा सा हल्का रह सकता है इंपोर्ट के मामले में? यस, रह सकता है, बट फिर भी क्या है, पाम के प्राइसेस अगर आज हम बात करेंगे तो $1140 के आसपास, $45 के आसपास CPO है। सामने बीन ऑयल नियर बाय का मार्च शिपमेंट का 1220-25 का है।
अप्रैल का 1195 का है। सो ओवरऑल प्राइजेस बहुत ज़्यादा रीजनेबल है पाम के, तो उस कारण से कहीं ना कहीं आप समझिए कि पाम की बाइंग फिर भी एक्टिव रहेगी। नीरव, अब क्योंकि ओवरऑल ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि जहाँ तक टैक्सेस ड्यूटीज की बात है यहाँ पर कितना कोटा आता है, क्या आता है, लेकिन एज ऑफ नाउ क्योंकि अक्रॉस वर्ल्ड का 15% ही कर दिया है और इंडियन टीम अब यहाँ पर यूएस बहुत जल्दी जाने वाली भी नहीं है, वो पूरा पोस्टपोनमेंट यहाँ पर आया है, तो एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ा पुश नहीं है यहाँ से यूएस से आता हुआ, आप कहेंगे? नहीं है। और वैसे भी जैसे हमने देखा है कि पहले के सालों में हार्डली 6-7 वेसल्स, मतलब अबाउट 2-3 लाख टन का कार्गो आता था। वो अगर शिप भी होता तो 5 लाख टन होता, तो वो बहुत बड़ा नंबर वैसे भी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो आई थिंक द ट्रेड शुड फोकस मोर ऑन दी न्यू साउथ अमेरिकन क्रॉप अप्रैल ऑनवर्ड जो आने वाली है, और वो क्रॉप काफ़ी अच्छी है। अभी ओवर द वीकेंड ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में रेंज भी हुई हैं, और जो थोड़े क्रॉप लॉसेस का फियर था वो थोड़ा सा ठीक हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट है यूएस का बायोडीजल पॉलिसी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फरवरी एंड तक में दे हैव टू सबमिट। सो एनी टाइम दिस वीक इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल बी सबमिटेड, और जैसे ही वो सबमिट करेंगे आई थिंक शिकागो में उसका हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने मिलेगा। सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट वही मूव हो रखा है। बट यस, वो भी है, शिकागो ऑयल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। उसके सामने साउथ अमेरिकन क्रॉप इतनी अच्छी है कि इन फॉर्म ऑफ बेसिस मार्केट ऑलरेडी काफ़ी वीक हो चुका है। लास्ट 3 वीक में हमने देखा कि शिकागो 700 to 800 पॉइंट्स बढ़ा, तो कंपेयरिंग में बेसिस भी जो है 200-300 माइनस वाले वो 800 to 1000 माइनस हो गए। सो पूरा शिकागो का गेन साउथ अमेरिकन बेसिस ने घटा के दिया है। ओह एब्सोल्युटली। नीरव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा का पूरा मैथ्स यहाँ पर समझाने के लिए भी। तो जैसे कहा जा रहा है कि प्राइसेस में यहाँ पर थोड़ी सी बेहतरीन एज इन थोड़ी सी गिरावट हम यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सीपीओ यहाँ पर काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, इंडियन इम्पोर्ट्स यहाँ पर लगातार बेहतर रह सकते हैं। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो हमारे साथ वंदना भारती और तरुण सत्संगी होंगे। स्वागत है आपका। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती हैं और आर मनी से तरुण सत्संगी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। चांदी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे क्योंकि जो मेजर मूव्स हैं यहाँ पर वो इस हफ्ते की शुरुआत होते ही चांदी में देखने को मिले हैं। शुरुआत ही हमने 5% की तेजी के साथ होते हुए देखी और उसके आसपास वहीं पर चांदी फिलहाल कारोबार भी कर रही है। वंदना, सेफ हेवन बाइंग है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, टैरिफ का मसला खत्म ही नहीं होता और चांदी इससे काफी सारे स्टॉप सपोर्ट ले रही है। कहाँ देखेंगे आप प्राइसेस यहाँ से? जी मनीषा, ट्रस्ट फैक्टर डिक्लाइनिंग है। यूएस मार्केट में भी एक फॉल आज पॉइंट हो रहा है, डॉलर इंडेक्स में भी फॉल है, क्रिप्टोज में भी हम लोगों ने डाउनसाइड आता हुआ देखा है। तो रीशफलिंग है मनी की भी यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि इनफ्लोज अभी गोल्ड सिल्वर में है। एक चीज पे ध्यान दिलाना चाहूंगी कि मैक्सिको में अनरेस्ट है, डायरेक्ट तो यहाँ पे सिल्वर माइंस अफेक्टेड नहीं है, लेकिन जहां पे अनरेस्ट है उससे 50 किलोमीटर दूर है। तो मुझे लग रहा है कि उसका भी कहीं ना कहीं कुछ हमें यहाँ पे जो प्रीमियम है वो आता हुआ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक हमने गैप अप होता हुआ देखा है और वहां पे मार्केट रुकी है, लेकिन $92 से लेके $95 इस हफ्ते यहाँ पे एक्सपेक्टेड है इंटरनेशनल मार्केट में। अपने बाजार की बात करूं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि पहला तो मुझे 285 तक लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सट्रीम साइड में हम 3 लाख का लेवल आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन चाइना कल ओपन हो रहा है, एक वोलेटाइल साइड रहेगा, तो सपोर्ट को 252 पे मान के यहाँ पे चलना चाहिए। बायस सबसाइड का है, लेकिन वोलेटाइल मार्केट है। यूएस ईरान का अगर कुछ ईज होता है तो मुझे लग रहा है तब जाके थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, अदरवाइज तेजी बनी रहेगी। तरुण, आप कैसे देखेंगे चांदी को और साथ ही साथ सोने में भी क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज जारी रहेंगी? या हाय मनीषा, गुड इवनिंग। वेल, सर्टेनली हमने देखा है एक तरफ ईरान और यूएस का जो वॉर टेंशन है वो मार्केट को काफी सपोर्ट कर रहा है। देखिए, अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। थर्सडे को जिनेवा में अगेन वो मिलने की तैयारी कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली ये कहना कि 10 to 15 डेज आपके पास, अदरवाइज वी विल अटैक, एंड यील्ड को प्रेशराइज करने के लिए उनका ये कहना है कि वो स्मॉलर अटैक भी कर सकते हैं, तो मार्केट में रिस्क प्रीमियम वो ऐड कर रहा है। जहां पर हमने देखा था ट्रेड टैरिफ बैक फीट पर था, वो अभी फ्रंट पर आ चुका है। जिस तरीके से अमेरिका की कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर का मिसयूज किया है, 1977 एक्ट जो था, आफ्टरवर्ड्स उन्होंने सून आफ्टर 10% का, देन संडे को 5% बढ़ा के 15% कर दिया है। इट्स स्टार्टिंग मे बी अभी फर्दर
वो इम्पोज करें, क्योंकि यूएस ट्रेड एक्ट के थ्रू उनके पास फर्दर ऑप्शन भी है। अभी तो उन्होंने 122 को यूज किया है, वो 332 और 301 को भी यूज कर सकते हैं। नो डाउट हमारा ऐसा मानना है कि जब तक 5080 के ऊपर कॉमेक्स स्क्वाड के प्राइस रहेंगे, हायर साइड पे 5250 से 5300 तक प्राइस आ सकते हैं। इवन इंडियन बोर्सेस के अंदर मार्केट इज जस्ट अवेटिंग कि 1,61,000 के ऊपर चलना चालू करे। द मोमेंट 1,61,000 के ऊपर चलना चालू करेगा, 1,65,000 टू 1,70,000 तक देखे जा सकते हैं। इवन सिल्वर इज साउंडिंग मोर पॉजिटिव, $80 के ऊपर ये बाइंग साइड में अच्छा रहेगा। नियर टर्म में 92 और थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक लेते हैं तो $100 आ सकता है। इवन हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 2,70,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। द मोमेंट उसको ब्रेक करेगा, मार्केट कोशिश करेगा 2,90,000 से 3,00,000 फिर से आने के लिए। बट डिस्टर्ब बाय के इंस्ट्रूमेंट है दोनों। हल्का सा भी अगर वॉर होता है तो रिस्क प्रीमियम इतना बढ़ जाएगा कि इन दोनों के अंदर फिर हम काफी अच्छी तेजी आते हुए देखेंगे। ऑल इन ऑल वन शुड बी बाइंग ऑन डिप्स, सेलिंग का नहीं सोचना चाहिए। ऑलराइट, तो सोने चांदी दोनों में यहाँ पर खरीदारी का ही यहाँ पर मौका बनता है। साथ ही साथ कॉपर आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर अब भी जारी है। वंदना, जहाँ तक मेटल्स की बात है, जनवरी बहुत स्ट्रांग था, लेकिन उसके बाद जिस तरह की मुनाफा वसूली 1400 से सीधा 1170 के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, क्या करने की राय है? क्या कुछ वॉच करना चाहेंगी? क्या चाइना खुलने का इंतजार होगा? क्या वहां से कोई बेहतर क्यूज आ सकते हैं? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि चाइना एक यहाँ पे एक्शन देगा, खासकर कि बेस मेटल जहाँ पे हम लोगों ने डिक्लाइन आता हुआ देखा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेंट्रीज को लेके मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया है। और ईरान यूएस के वॉर में हम लोगों ने यूएस के जीडीपी डेटा को थोड़ा सा इग्नोर करा, लेकिन मार्केट ने उसे बहुत डिस्काउंट करा है, तो वहां पे भी हम लोगों ने एक प्रेशर आता हुआ देखा है, खासकर बेस मेटल काउंटर पे। आज कॉपर में एक जंप मुझे लग रहा है, और ये तो एक मतलब हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भी हम जा रहे हैं। लेकिन 1250 1260 मुझे लग रहा है कि अगर चाइना ओपन होता है तो एक अपसाइड मूव जो है वो बेस मेटल कैटेगरी में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे एक्टिविटी शुरू होंगी और फिजिकल एक्टिविटी शुरू होंगी। तो मेरे ख्याल से ये जो वीक है ये एक अपसाइड का वीक होना चाहिए, और डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आ रही है उसका भी इनफैक्ट एक फायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिख सकता है बेस मेटल काउंटर को। तो कॉपर मुझे लग रहा है कि 1250 1260 तक इस बारी ऊपर की तरफ जा सकता है, और सपोर्ट यहाँ पे 1180 का यहाँ पे क्रूशियल बनता हुआ दिख रहा है। एक फाइनल सवाल यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस पे देख लेते हैं, जहाँ पर पिछले हफ्ते 5% की तेजी थी, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत सपाट हुई है। बाजार ऑफ कोर्स यहाँ पर थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है यूएस ईरान का, उसको वॉच करेगा। और एज ऑफ नाउ कोई ऑयल सप्लाईज को लेकर चिंता नहीं है, तो वो एक प्रीमियम हल्का सा निकलता हुआ नजर आया। तरुण, कैसे देखते हैं प्राइसेस को? क्या करने की राय देंगे? आई थिंक सेलिंग का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। इस काउंटर के अंदर हमने देखा है जब से ईरान यूएस का टेंशन मार्केट में आया है, रिस्क प्रीमियम काफी बढ़ा है सप्लाई डिस्ट्रप्शन के फियर के चलते। और जो $55 के प्राइस था $6 के ऊपर जा चुके हैं। इवन ब्रेंट तो 71 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक हमको ये नहीं भूलना चाहिए, अभी भी सिचुएशन काफी वरीसम है। अगर मार्केट में रिस्क है कि अगर वॉर होता है तो अल्टीमेटली ईरान करीबन 4% ग्लोबल सप्लाई में कंट्रीब्यूट करता है, वो तो सप्लाई जा सकता है। मे बी इसराइल ने पार्टिसिपेट यूएस के साथ किया और मिडिल ईस्ट में फर्दर वो थोड़ा सा स्प्रेड आउट हुआ तो चिंता हो जाएगी मिडिल ईस्ट रीजन से सप्लाई जाने की। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हमको नहीं भूलना चाहिए, अल्टीमेटली वो वर्ल्ड का 20% ऑयल एंड 1/3 LNG उस रूट से थ्रू होकर निकलता है, एंड वो ईरान के कंट्रोल में है। तो अल्टीमेटली अगर कुछ युद्ध वाली सिचुएशन होती है तो ईरान सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जो मूवमेंट होता है उसको रोकने की कोशिश करेगा। सो अल्टीमेटली इट्स काउंटर $70 मेरे को WTI आते हुए लगता है। और जाएं उससे पहले क्विक चेक यहाँ पर नेचुरल गैस का भी ले लेते हैं। वंदना, यहाँ पर क्या राय है? मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा, लेकिन एक कह सकते हैं कि रेंज बनती हुई नजर आ रही है नीचे से, और ये कमोडिटी स्ट्रांग होती हुई नजर आ सकती है। $3.4 तक मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल हो सकता है। आज भले ही थोड़ा सा अपसाइड के बाद हम लोगों ने करेक्शन आता हुआ देखा, लेकिन इस हफ्ते में देख रही हूँ कि $3.5 हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और अगर M6 की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे प्राइसेस अपसाइड जाएगा, और 288 से लेके हम 295 वाला जोन आता हुआ देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है मनीषा, मार्च अप्रोचिंग है, यहाँ से एक बारी कूलिंग डिमांड शुरू होगा, तो इस कमोडिटी में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आएगी, और वो स्टेबल होनी चाहिए। फेयर पॉइंट दैट। बहुत शुक्रिया आपका वंदना एंड तरुण, आपका भी साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज समाचार।